लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं, उसके डेटा मेंबर्स को किस तरीके से एक्सेस करते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल. सो टू डिक्लेयरिंग ए स्ट्रक्चर वेरिएबल वी यूज 3 मेथड. हम 3 मेथड यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए. मेथड 1, इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रक्चर टेम्पलेट. सपोज दैट हमने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है जिसके अंदर नेम प्रॉपर्टी है, रोल नंबर प्रॉपर्टी है, एज प्रॉपर्टी है और फीस प्रॉपर्टी है. ये जितने भी वेरिएबल हैं ये सब डिफरेंट टाइप के हैं. नेम का जो टाइप है वो करैक्टर है, रोल नंबर का जो टाइप है वो इंटीजर है और फीस का जो टाइप है वो फ्लोट है. नाउ इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल हम अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो वो हम इस कर्ली ब्रैकेट के जस्ट बाद में डिफाइन कर सकते हैं. हियर S1 इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रक्चर टेम्पलेट. तो टेम्पलेट को लिखने के बाद हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. नाउ मेथड नंबर 2, डिक्लेयर वेरिएबल्स यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड. विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट कीवर्ड we can declare structure variable. For example, suppose स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नेम, रोल नंबर, एज और फीस ये वेरिएबल है. नाउ इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया, इसको टर्मिनेट कर दिया. इसके बाद हम स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से, जैसे स्ट्रक्ट कीवर्ड है यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो हमारा एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का नेम है और S1 उसका क्या है, वेरिएबल. Where student is the name of the structure and S1 is the name of structure variable. तो हम इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज भी कर सकते हैं जो कि इस तरीके से लिखा जाएगा. नाउ मेथड नंबर 3, डिक्लेयरिंग मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल. एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर आपको डिफाइन करने हैं तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं. सपोज दैट स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, नेम, रोल नंबर, एज एंड फीस. यहाँ पर हम मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. नेम S1, S2, S3. वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय कॉमा डायरेक्टली क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट. डायरेक्टली आफ्टर, ये आफ्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, आफ्टर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट. नाउ ये जो मैंने आपको मेथड बतलाए हैं, इन मेथड को हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं आइए वो भी देख लेते हैं. सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे. टर्मिनल पर हम यहाँ पर लिखेंगे gedit abc.c एंड देन एंटर. देखिए प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं. स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर नेम है, रोल नंबर है, एज है एंड देन फीस है. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम मेथड नंबर 1 का यूज़ करें इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रक्चर टेम्पलेट. S1 जो है वो कर्ली ब्रैकेट के जस्ट बाद में लिखा हुआ है. हम अपने प्रोग्राम में देखते हैं तो हम यहाँ पर इस S1 को यहाँ पर लिख देते हैं S1. और इस लाइन को हम यहाँ से हटा देते हैं. तो देखिए इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रक्चर टेम्पलेट ये प्रोग्राम यहाँ पर हमारा लिखा गया है. स्ट्रक्ट स्टूडेंट ये सब हमने लिख रखा है और हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है. अब इस वेरिएबल की हेल्प से हम इस नेम को, रोल नंबर को, एज को और फीस को एक्सेस कर रहे हैं जो कि आप इस प्रोग्राम में देख चुके हैं पहले भी. तो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं एंड देन रन करके देखते हैं. सेव एंड देन क्लोज एंड देन टर्मिनल लिखते हैं gcc abc.c -o एंड देन abc एंड देन एंटर. कोई एरर नहीं. नाउ एग्जीक्यूट करते हैं ./abc. देखिए एंटर स्टूडेंट रिकॉर्ड. स्टूडेंट नेम हमसे पूछा गया, हमने स्टूडेंट का नेम लिखा राम. हमसे पूछा गया रोल नंबर, हमने लिखा 34. हमसे पूछी गई एज, हमने लिखा 25.
हमसे पूछा गया फीस, हमने लिखा 56.90 इन द एंटर। स्टूडेंट रिकॉर्ड इज राम 34, 25 and then 56.90. This is first format of declaring a variable. Now second देखते हैं। सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया था, डिक्लेयर वेरिएबल्स यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से हम उस वेरिएबल को डिफाइन कर सकती हैं। तो आइए इसका प्रोग्राम चेक करते हैं। हमने यहाँ पर अपना प्रोग्राम ओपन किया और यहाँ पर ये S1 हटाया और हमने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड देन वेरिएबल नेम S1 एंड देन सेमीकोलन। नाउ पूरा प्रोग्राम सेव है। ये हमारा सेकंड मेथड है। पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर लिखा है एंड देन उसके बाद स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से इस स्टूडेंट का एक वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। नाउ सेव करते हैं एंड देन रन करके देखते हैं। सेव एंड देन क्लोज। नाउ कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। देखिए प्रोग्राम रन हो चुका। आपसे नाम पूछ रहा है, हमने लिखा रमेश। हमसे पूछा जा रहा रोल नंबर, हमने लिखा रोल नंबर 1। एज हमसे पूछी जा रही, हमने लिखी 12। फीस पूछी जा रही 45.90 एंड देन रिकॉर्ड एज। स्टूडेंट नेम इज रमेश, रोल नंबर इज 1, एज इज 12, फीस इज 45.90। नाउ अगेन ओपन दिस प्रोग्राम। नाउ थर्ड मेथड, डिक्लेयरिंग मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल। एक से ज़्यादा वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करने हैं तो वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है और उसके मल्टीपल वेरिएबल हैं S1, S2, S3, है ना। वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमा डायरेक्टली आफ्टर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। सो इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। देखिए सपोज दैट आपने ये S1 यहाँ पर लिखा था, S1, S2, S3। इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं। देखिए मल्टीपल डिक्लेरेशन भी आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है। अब अगर हम S1 के लिए यूज कर रहे हैं तो ये S1 के साथ ही प्रॉपर्टी यूज होंगी। अगर हम S2 को यूज करेंगे तो यहाँ पर जहाँ भी S1 लिखा है हमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, S2 डॉट नेम, S2 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट एज, S2 डॉट फीस, ये सब कुछ हमें यहाँ पर लिखना होगा। अगर आप S3 का यूज करेंगे तो S1 को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, S3 से। ये जो वेरिएबल है S1, S2, S3, ये 3 डिफरेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। तो 3 डिफरेंट वेरिएबल के लिए ये प्रोग्राम 3 अलग अलग वेरिएबल को यूज करके रन होगा। नाउ आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कैलकुलेट मेमोरी ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल अभी आपने देखा है, उस वेरिएबल को मेमोरी कैसे इनिशियलाइज होती है, आइए वो देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक एग्जांपल है, स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टी रखी है नेम जो करेक्टर टाइप की है, रोल नंबर जो इंटीजर टाइप का है, एज जो इंटीजर टाइप का है, एंड देन फीस जो फ्लोट टाइप की है। इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल है S1। आइए समझते हैं इस S1 वेरिएबल को कितनी मेमोरी इनिशियलाइज होगी, कितनी मेमोरी इसको ऑक्यूपाइड होगी। तो देखिए S1 को मेमोरी जो मिलेगी वो इसके मेंबर्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने मेंबर्स हैं, एक है नेम, एक है रोल नंबर, एक है एज, एक है फीस। नेम को हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा है, नेम जो है वो करेक्टर टाइप का है, तो करेक्टर जो है 1 बाइट फॉर 1 करेक्टर मेमोरी लेता है। यहाँ पर 10 करेक्टर हैं तो 10 करेक्टर के लिए 10 बाइट की मेमोरी हो जाएगी। ना रोल नंबर इंटीजर टाइप का है तो हम जानते हैं इंटीजर 2 बाइट की मेमोरी लेता है, तो 2 बाइट फॉर रोल नंबर। एज 2 बाइट फॉर एज एंड फीस 4 बाइट की मेमोरी लेता है, 4 बाइट की, तो 4 बाइट फॉर फीस वेरिएबल। सो टोटल 10 + 2 + 2 + 4 कितना हुआ, 10, 2 12, 2 14 + 4 18। तो S1 को टोटल मेमोरी कितनी मिल जाएगी, 18।
इसकी कैलकुलेशन देखिए किस तरीके से होगी, 1 इंटू 10 मीन्स 1 बाइट फॉर 1 करेक्टर, तो 1 इंटू 10 प्लस 2 बाइट्स फॉर इंटीजर वेरिएबल दैट इज रोल नंबर के लिए 2 बाइट्स मिलेंगे, 2 बाइट्स फॉर इंटीजर वेरिएबल दैट इज एज, 4 बाइट्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल दैट इज फीस। तो टोटल अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 10 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज 14 बाइट्स। नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है, दिस मेमोरी कैलकुलेशन इज डिपेंड ऑन योर कंपाइलर। मे बी आपका जो कंपाइलर है वो 8 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है, 32 बिट का भी हो सकता है, 64 बिट का भी होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर कंपाइलर ये जो साइज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं 18 बाइट्स, ये डिफरेंट हो सकता है। 8 बाइट के लिए ये साइज़ कुछ और होगा, 16 बिट के लिए साइज़ कुछ और होगा, 32 बिट के लिए साइज़ कुछ और हो सकता है, 64 बिट के लिए ये साइज़ कुछ और हो सकता है। ये आपके कंपाइलर पर डिपेंड करेगा। नाउ जो मेमोरी मिलती है स्ट्रक्चर के वेरिएबल को वो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन आर यूज्ड टू स्टोर स्ट्रक्चर मेंबर्स इन मेमोरी। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू कैलकुलेट द मेमोरी ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो देखिए किस तरीके से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल की मेमोरी को प्रिंट करा सकते हैं। ये हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है, हमने यहाँ पर इसको लिख रखा है। नाउ यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, हम स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। What is S1? S1 is the variable of student type. What is a student? Student is a structure type variable. Now, integer main में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया k, और k इज इक्वल टू लिखा साइज ऑफ। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या वर्क करता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। साइज ऑफ ऑपरेटर वर्क करता है किसी भी वेरिएबल के साइज को कैलकुलेट। तो S1 के साइज को हम कैलकुलेट करा रहे हैं। S1 ने किसको कंटेन कर रखा है, नेम को, रोल नंबर को, एज को और फीस को। तो जो भी टोटल मेमोरी होगी वो साइज ऑफ ऑपरेटर कैलकुलेट कर लेगा और वह वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, के को। ना उस के की वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो द टोटल साइज ऑफ स्टूडेंट वेरिएबल S1 एज जो भी होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। नाउ स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन, स्ट्रक्चर के अंदर हम वैल्यू कैसे इनिशियलाइज कराएं, आइए वो देखते हैं। We can initialize structure variable in different ways. Method number 1, declare and initialize. For example, suppose that आपने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया स्टूडेंट नाम का, इसके अंदर हमने नेम, रोल नंबर, एज एंड फीस ये हमने यहाँ पर मेंबर रख दिए। अब इन मेंबर की वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करें। सपोज दैट हम यहाँ पर लिखना चाहें नेम इज इक्वल टू रमेश, रोल नंबर इज इक्वल टू 23, एज इज इक्वल टू 12, फीस इज इक्वल टू 45,000। तो हम इस तरीके से इनिशियलाइज करा सकते हैं डायरेक्टली। कैसे, S1 इज इक्वल टू राम 23, 17, 145.34। इन द above code we have seen that structure is declared and as soon as after declaration we have initialized the structure variable like S1 is equal to curly bracket में हम लिखेंगे राम 23, 17, 145.35। जो भी वैल्यू आप डिक्लेयर करना चाहते हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। मेथड नंबर 2, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। देखिए मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू को आप एक साथ कैसे इनिशियलाइज करेंगे। सपोज दैट ये एक स्ट्रक्चर है जो आपने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है और इसके मल्टीपल वेरिएबल्स है, एक है S1 और एक है आपके पास S2। S1 के पास जो वैल्यू आपने इनिशियलाइज कराई है वो कराई है ये राम 23, 17, 145, 34 और S2 के पास जो इनिशियलाइज कराई है वो ये मोहन 24, 17 एंड देन दिस। नाउ मेथड नंबर 3, इनिशियलाइजिंग सिंगल मेंबर्स। सिंगल्स मेंबर को सपोज दैट हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये डिफरेंट टाइप के मेंबर्स हैं। हम ये चाहते हैं सिर्फ एक सिंगल नेम को एक नाम मिल जाए, बाकी को कोई वैल्यू ना मिले। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं S1 इज इक्वल टू राम। ठीक है। नाउ मेथड नंबर 4, इनिशियलाइजिंग इनसाइड मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर अगर आप
इस स्ट्रक्चर की वैल्यू को प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखिए स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया है, मेन के अंदर गए और हमने वो वेरिएबल डिफाइन किया S1 स्ट्रक्ट की हेल्प से, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, एंड देन इस S1 को जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं वो इसके आगे कर्ली ब्रैकेट लगा करके लिख सकते हैं। हमने राम प्रोवाइड कराया है नेम के लिए, 23 प्रोवाइड कराया है रोल नंबर के लिए, 17 प्रोवाइड कराया है एज के लिए, और 145.34 प्रोवाइड कराया है किसके लिए, हमने फीस के लिए। आइए इन्हीं सब चीज़ों को हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। नाउ सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या था, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। तो देखिए सबसे पहले हम अपना एक प्रोग्राम ओपन करेंगे, gedit abc.c। नाउ ये मेरे पास प्रोग्राम ओपन है। इस प्रोग्राम में मुझे क्या काम करना है, ये वैल्यू लिखनी है। इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। देखिए मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ, अभी इनकी मुझे नीड नहीं है, मैंने हटा दी। यहाँ पर आपने कहा कि आप इसकी वैल्यू को प्रोवाइड कराइए, तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रोवाइड करा दी। मैंने लिखा यहाँ पर राम एंड देन ए रोल नंबर 23। नाउ एज, सपोज दैट मैंने एज रख दी उसकी 18। नाउ फीस 56.90, एंड देन इस प्रोग्राम को करते हैं सेव एंड देन रन करके देखते हैं। सेव देन क्लोज एंड देन टर्मिनल पर जाएंगे, कंपाइल कराएंगे इस प्रोग्राम को abc.c एंड देन कंपाइल एंड देन रन कराएंगे abc। देखिए डायरेक्ट वैल्यू क्या आ रही है, राम 23, 18 और 56.90। ये वैल्यू आपने कहाँ प्रोवाइड कराई थी, अपने प्रोग्राम के अंदर। देखो कहाँ पर इस तरीके से लिख रखी, राम 23, 18, 56.90। तो हम डायरेक्टली वैल्यू को इनिशियलाइज करा सकते हैं, जो कि हमारा मेथड बतला रहा है, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। नंबर 2, मेथड नंबर 2, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल्स को किस तरीके से इनिशियलाइज कराते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को। मैंने इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया है, अपने प्रोग्राम पर जाऊँगा और यहाँ पर मल्टीपल वाली लाइन को यहाँ पर सेट कर दूँगा। देखिए S1